हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में सीजीएल मेंस के लिए आपको इंग्लिश के सेक्शन को कैसे इम्प्रूव करना है ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर अचीव हो सके, इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। और देखो, छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके मैंने खुद पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इंग्लिश के सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर किया है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम सीजीएल 2024 में प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स थे 47.5 और मेंस में थे 127। ठीक है, और आई थिंक उसी की वजह से मुझे ये जॉब नसीब हो पाई है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इंग्लिश इन माई लाइफ। तो मैंने जिन भी चीज़ों को फॉलो करके अपने इंग्लिश के सेक्शन को अच्छा किया है, मैं वो सब आपके साथ बिल्कुल डिटेल में शेयर करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। और ये सारी बातें अगर आप फॉलो करते हो तो आई गारंटी यू कि आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। जैसे आप बोलते हो ना कई बार कि मैम फ्लक्चुएट होता है हमारा स्कोर, कभी 30 कभी 40, तो ऐसा कभी नहीं होगा अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, तब ये होता है कि जिस पेपर में कुछ क्रैम्ड की हुई वोकैब आ गई तो आपका उसमें वोकैब ठीक हो गया, तो हो सकता है कि आपका स्कोर अच्छा चला गया हो। तो ये फ्लक्चुएशन जिनका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होता है ना, उनके साथ कभी नहीं आती। ठीक है, और आपको कौन से सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेंस में, वोकैब, ग्रामर या कॉम्प्रीहेंशन, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको हर एक सेक्शन को इम्प्रूव करने के सोर्सेज भी बताऊंगी, और ये सारे सोर्सेज वो हैं जो मैंने खुद फॉलो किए हुए हैं। ठीक है, और मैं आपको एक भी ऐसा सोर्स रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ जिसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि न्यूज़पेपर पढ़ना मेंस के लिए स्पेशली आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और जैसे इंग्लिश में बच्चे करते हैं कि वोकैब को क्रैम कर लिया तो बोलेंगे मैम हमने सब पढ़ लिया। वो क्रैम करना, सब पढ़ना नहीं होता इंग्लिश में, ये रोट लर्निंग है। ठीक है, आपको रोट लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी है या फिर प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके और भी डाउट हो सकते हैं कि मैम हम बैच लें या नहीं। ठीक है, कितना हमें डीपली पढ़ना चाहिए, कितने मॉक्स सफिशिएंट होंगे, हमें सेक्शनल मॉक भी अटेम्प्ट करना है या नहीं, और ये सब करके क्या हमारी मेंस ओरिएंटेड तैयारी हो पाएगी या नहीं। ठीक है, एक्यूरेसी, स्पीड, इन सब एस्पेक्ट्स पे आज हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अभी अपनी स्ट्रेटजी डायरेक्टली। देखो, एक बार तो आपको ये देखना होगा कि मेंस का पैटर्न क्या है। सीजीएल में आपसे 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको पता है 3 सेक्शंस हैं, ग्रामर का, वोकैब का और कॉम्प्रीहेंशन का। आप तीनों की वेटेज देख सकते हो। ये वेटेज का मैंने एवरेज जो सीजीएल 2024 का मेंस हुआ था उसके बेसिस पे निकाला है। देखो, लास्ट ईयर एरर से 1-2 क्वेश्चन था, वॉइस से नरेशन ब्लैंक, इन सब से इतने इतने क्वेश्चन थे जितने मैंने इनके सामने लिखे हुए हैं। तो अब देखो, रफली ग्रामर से 12 क्वेश्चन है, वोकैब से 9 है और कॉम्प्रीहेंशन पार्ट से 24 क्वेश्चन हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन का ही है। तो जिनका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है ना, उनको एक एडवांटेज तो है सीजीएल मेंस में, लेकिन इस कॉम्प्रीहेंशन को भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, मतलब अगर जैसे पैरा जंबल होते हैं उनको प्रैक्टिस किए बिना आप जाओगे ना तो एक्यूरेसी की कमी हमेशा रहेगी। और पैरा जंबल का वेटेज भी अच्छा खासा है, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। और इस बार एज यू नो कि एडिक्विटी हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, तो एडिक्विटी ने इस बार प्रीलिम्स में होमोनिम्स भी पूछे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि होमोनिम्स मेंस में भी आएंगे, तो इस बार हमें वो भी प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर करती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको बताया कि मेंस तक आपके पास रफली 75 डेज़ हैं। ठीक है, 75 to 80 डेज़ आप मान सकते हो। तो उसमें अगर आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले जो स्टार मार्क्ड चीज़ है जो आपको डेफिनेटली करनी है वो है रीडिंग। देखो, जैसे जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो वर्किंग भी हैं, उनके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रीड करना पॉसिबल ना हो, लेकिन जो फुल फ्लैश्ड अपना टाइम पढ़ाई को ही डेडिकेट कर रहे हैं उनके लिए रीडिंग मस्ट है बिल्कुल। ठीक है, उनको हम बिल्कुल उठते ही सबसे पहले रीडिंग करनी चाहिए। जब आप फ्रेश माइंड से रीड करते हो तो उस टाइम पे क्या, जैसे न्यूरॉन्स बनते हैं ना हमारे माइंड में, तो कुछ भी आप लर्न कर रहे हो तो डिफरेंट न्यूरॉन सिनेप्सिस ये डेवलप होते हैं बॉडी में, तो वो आपके माइंड में वो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगी। और अभी रीडिंग आपको करना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको या तो द हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, इन दोनों में से एक ही न्यूज़पेपर आप चूज़ करोगे। प्रेफरेबली आप द हिंदू पढ़ो तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, आपको पता है न्यूज़पेपर से आपकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बच्चों को नहीं पता वो ये है, सेकंड वाला पॉइंट,
जो बच्चा न्यूज़पेपर रीड करता है ना, उसकी मैथ्स और रीजनिंग में भी स्पीड इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट को एक ही बार में समझ लेता है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स की स्टेटमेंट एक बार तो हमें ऐसे ही पढ़नी है, फिर दोबारा हमें क्वेश्चन को समझने के लिए पढ़नी है। एक ही बार में क्वेश्चन समझा जा सकता है मैथ्स में, अगर आपकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी अच्छी है तो। और अभी जो न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे उनको मैं 2-3 टिप्स देती हूँ जिनको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। एक तो ये कि आपको हमेशा फ्रंट पेज ज़रूर पढ़ना है। फ्रंट पेज आपने पढ़ा, और जो द हिंदू का सेकंड पेज होता है ना, उस पर एक लॉन्ग न्यूज़ होती है पूरी, वो एक सर्वे की रिपोर्ट होती है, वो आपको 100% पढ़नी है, ठीक है। और कभी भी स्लो रीड नहीं करना। एक स्पीड में जब आप रीड करोगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर और जो कैचिंग पावर है कि क्या बात चल रही है, उसको इंटरप्रेट करने की पावर इंक्रीज़ होगी जब आप थोड़ा सा फास्ट रीड करोगे तो। सो डोंट एवर रीड स्लोली। और जिसको ऐसा लगता है कि एडिटोरियल मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो स्टार्टिंग के फेज़ में दे कैन स्किप द एडिटोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बच्चे करते हैं ना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी चीज़ है कि वहाँ से वोकैब के नोट्स बनाने लग जाएंगे। भाई तुम्हें न्यूज़पेपर वोकैबलरी के लिए नहीं पढ़ना, वोकैबलरी के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, वो पढ़ो। न्यूज़पेपर से आपको आपकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए पढ़ना है। तो आप वोकैब को नोट करोगे ना, बार बार पेंसिल लेके बैठोगे न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम पे, तो भूल जाना कि तुम्हें वो न्यूज़पेपर किसी तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। तो वोकैबलरी के नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने। और डेली का 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर के ऊपर ज़रूर डेडिकेट करना चाहिए अगर आप सीजीएल मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। मैंने लास्ट ईयर प्रीलिम्स के टाइम भी और मेंस के टाइम भी, आई डोंट थिंक सो कि मेंस का जो वो ड्यूरेशन था 3 और 3.5 मंथ्स का प्रीलिम्स के बाद, उसमें किसी एक सिंगल डे भी मैंने न्यूज़पेपर को स्किप किया हो। तो न्यूज़पेपर रीड करना मस्ट है आप सबके लिए। और न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए ये है आपका रामबाण मंत्र, जस्ट रीड। योर ओनली एंड ओनली एम एंड मोटिव इज़ टू रीड। आपको सिर्फ रीड करना है, कोई वहाँ से वोकैब, कोई जीएस के क्वेश्चंस, कोई डेटा फैक्ट्स कुछ कलेक्ट नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपको रीडिंग पे फोकस करना है। रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है, तो इसे अगर आप अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करते हो तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच स्कोर इन द सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली इन इंग्लिश सेक्शन। और ये आपकी स्पीड को भी बूस्ट करेगा मैथ्स रीजनिंग में, ठीक है। जिनको स्पोर्ट्स पसंद है वो स्पोर्ट्स की न्यूज़ चाहे तो पढ़ लें, लेकिन मैं तो अवॉइड करती थी क्योंकि इससे फ्लो टूटता है मोस्टली, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा नंबर्स गिवन होते हैं, तो उससे फ्लो ब्रेक हो जाता है। और कोई भी अलार्म लगा के नहीं पढ़ेगा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है ना, तो उसको उतना ही एक्सटेंड करना है आपको। जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर रीड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी समझ, अवेयरनेस डेवलप होगी, वो आपको जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में भी हेल्प करेगा, ओके। तो रीडिंग मस्ट है। रीडिंग के बारे में जितने भी डाउट हो सकते थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं, ओके। सिर्फ रीड करना है आपको, आपकी स्पीड पूरे पेपर में इंक्रीज़ होगी, सिर्फ इंग्लिश में नहीं। और कोई वोकेबलरी वगैरह नहीं रीड करनी। और न्यूज़पेपर में जो भी सेक्शन आपके इंटरेस्ट का होता है ना, जैसे इकोनॉमिक्स का या एनवायरनमेंट का, साइंस एंड टेक का, तो वो आप अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रीडिंग के बाद अगर मैं बात करूं अगले सेक्शन की, तो वो है ग्रामर। देखो, ग्रामर के लिए मैंने 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। एक ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने बेसिक चैप्टर्स बहुत बार पढ़ लिए हैं, ठीक है। और एक ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बेसिक चैप्टर्स ही अभी तक अच्छे से कवर नहीं किए हैं। बेसिक चैप्टर से मेरा मतलब क्या है, जैसे टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये बेसिक चैप्टर्स हैं। जब आप ग्रामर को पढ़ना शुरू करते हो तो आपको इसी फ्लो में चैप्टर्स को कवर करना चाहिए, ठीक है। तभी आप कोहेरेंटली हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। आपको पता है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में भी हेल्प करता है, सारी चीज़ें इंटरमिक्स्ड हैं। जैसे मैथ्स में होता है ना कि एक बार आपने परसेंटेज सीख लिया तो थ्रू आउट द अर्थमेटिक जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पे परसेंटेज तो यूज़ होगा ही। ऐसे ही इंग्लिश में भी है, बस ज़रूरत है हमें उसको आइडेंटिफाई करने की कि वो कहाँ है, कैसे है। तो जिन बच्चों ने बेसिक चैप्टर्स कवर नहीं किए हैं अभी तक, वो पहले इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। और कहाँ से करेंगे, अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपको इंग्लिश को ही ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, आपके मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे हैं, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो नीतू मैम के क्लास नोट्स वाली बुक है आप उससे करो।
क्योंकि उसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 को क्रैम कर डालो। बिल्कुल आप ब्लैक बुक को क्रैम करते हो ना, आई गारंटी यू आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 को क्रैम करो, फिर देखना आपका स्कोर कैसे इंक्रीज नहीं होगा। उसमें जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो सारे आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल कौन से पेज पे है। इस हद तक आपको रिवाइज करना है इस बुक को। मैंने सिर्फ आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 ही अच्छे से की हुई है ग्रामर के लिए, थ्योरी को पढ़ने के लिए। और उसके बाद मैंने एक बार प्रैक्टिस के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर से भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अगर आप चाहो तो उस बुक को भी प्रैक्टिस कर लेना एरर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि एरर में सीरियसली प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिख गया सीधा तो हम निकाल लेंगे, नहीं तो अगर किसी और चैप्टर से एरर आ गया ना, गलती से एडवर्ब से आ गया, एडजेक्टिव से आ गया, तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप एक बार मिरर ऑफ कॉमन एरर को रेफ़र करना, ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। इफ़ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देन ओनली, ठीक है। और अभी वो बच्चे जिनके पास जिन्होंने ये बेसिक चैप्टर्स को कवर कर लिया है उनको मैं बोलूँगी कि आप बार बार उन्हीं चैप्टर को मत पढ़ो। बार बार उन्हीं को पढ़ने से इतना बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। आप कुछ अभी नया सीखो। नया क्या सीखोगे? जो एडवांस वर्ब्स हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, फिक्स प्रेपोजिशन सीखो आप। मतलब सीखना तो क्या है खैर, इनमें ये तो लर्न करनी है, तो इनको लर्न करो। गलती से कोई एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो वो कि मोर देन 90% बच्चों का गलत होगा। तो जिसने पढ़ रखा होगा उसका ठीक हो गया तो वो बिल्कुल एडवांटेज में रहेगा वहाँ पे। एडजेक्टिव, कंजंक्शन, एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब, ये जो चैप्टर्स हैं ना, तो आप अगर आपके बेसिक चैप्टर्स कवर हैं तो आप इनको कवर करो अच्छे से। इनकी थ्योरी भी पढ़ो और इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करो मैम की बुक से, और चाहो तो मिरर ऑफ कॉमन एरर से प्रैक्टिस भी करो। और इसके बाद आप फ्रेजल वर्ब करो। आप रानी मैम के चैनल पे जाना, वहाँ पे रानी मैम ने जैसे सेट, गेट, गो, कम, इन सब के जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं विद एग्जाम्पल समझाए हुए हैं। क्योंकि अगर हम ब्लैक बुक से फ्रेजल वर्ब पढ़ने बैठेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हमें याद भी नहीं रहता, और इनको मतलब ऐसे एग्जीक्यूट करने का भी टेंडेंसी हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि इंग्लिश हमारे जो डेली की स्पोकन लैंग्वेज है उसका पार्ट नहीं है ना, तो फ्रेजल वर्ब हम भूल जाते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। तो आप लिमिटेड पढ़ो फ्रेजल वर्ब में, तो आप रानी मैम की वीडियो से कवर करना, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो बेसिक वाली फ्रेजल वर्ब होती है ना, बस आप वही करो, ओके। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप। और अगर आप नहीं चाहते कि आप मिरर ऑफ कॉमन एरर को रेफ़र करो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं उनको टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं एरर के भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक पे, वहाँ से प्रैक्टिस करो। जैसे आपने आज टेंस का चैप्टर रीड किया अच्छे से, एक अगले दिन उसको रिवाइज़ किया, अगले दिन फिर आप उसको प्रैक्टिस करो। एक ही दिन रिवाइज भी, एक ही दिन पढ़ना भी, एक ही दिन प्रैक्टिस भी, ऐसा नहीं करना। कभी भी अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है। जितना आपका दिमाग झेल सकता है ना, सिर्फ इसको उतना ही टारगेट दो। ओवरबर्डन होने के चक्कर में ना फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर के सेक्शन में क्या क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करो और कितना पढ़ो। एक और मूल मंत्र है इसमें कि जितने चैप्टर्स करो ना डीपली करो। अगर आप इसका 50% चैप्टर भी कर पाते हो ना, लेकिन अगर उनको डीपली करते हो तो आपकी ओवरऑल समझ डेवलप हो जाएगी। इसके बजाय कि आप सारे ये जितने भी 12-13 चैप्टर्स हैं इनको ऊपर से करो। आप अगर 6-7 चैप्टर करो लेकिन बहुत अच्छे से करो, उनके ऊपर आपका होल्ड इतना होना चाहिए कि अगर वो आपको किसी क्लोज टेस्ट पैसेज में भी दिखे ना, आपको पता चल जाए कि हाँ ये रूल मैंने वहाँ पढ़ा हुआ था। तो इतना डीपली करना है, और इतना डीपली करने का मतलब है कि आपको उनको रिवाइज़ बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। ये बुक आपकी एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स रिवाइज हो जानी चाहिए सीजीएल मेंस तक। आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे ग्रामर से रिलेटेड। ओके, एक चीज़ अभी बची हुई है। देखो मैंने ये फॉलो किया था कि जब मैं सीडीएस के लिए प्रिपेयर करती थी, तो जैसे इंग्लिश जब शुरू में पढ़ी, ये रूल बेस्ड ग्रामर पढ़ी, तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये इतने सारे रूल्स याद रहना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन क्या निकाला कि मैं जो भी रूल पढ़ती थी उसके डेली के, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा सेंटेंस फ्रेम करती थी रियली। जैसे हम मैथ्स की रफ नोटबुक फिल कर देते हैं ना,
मैंने ऐसे इंग्लिश की रफ़ नोटबुक फिल की हुई है। ऐसे मुझे इंग्लिश ऐसे बुक से पढ़ने से कभी मज़ा नहीं आता था। मैं साथ में रफ़ नोटबुक रखती थी और जो भी रूल पढ़ा ना उसके बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करती थी। फिर उनकी काउंटिंग नहीं करती थी कि कितने सेंटेंस फ्रेम किए हैं मैंने आज, ऐसा नहीं। पर मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो आप जो भी रूल पढ़ो उसके 5 सेंटेंसेस फ्रेम कर लो साथ में। और देखो मैं तो ऐसा करती थी कि जैसे आज कोई रूल पढ़ा है मैंने, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वाली क्लोज में हैड प्लस V3 है तो अगली सबॉर्डिनेट क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मैंने यही रूल पढ़ लिया। अब इसके जो सेंटेंसेस मैं फ्रेम करती हूँ ना, यहाँ पे जो मैं हेल्पिंग वर्ब ले रही हूँ, हेल्प्ड, पास्ड, ये भी मैं वो लेती थी जो उस दिन मैंने वोकैब पढ़ी है। अब आप डेली के कुछ 100-200 वर्ड्स पढ़ते हो वोकैब के, उसमें कुछ आपको 10-15 डिफ़िकल्ट भी लगते हैं। तो जो वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे वो मेरे हाईलाइटेड होते थे और उन हाईलाइटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैं यूज़ करके सेंटेंसेस फ्रेम करती थी इंग्लिश के जो मैंने रूल पढ़े हैं, रूल बेस्ड। आई थिंक आप समझ गए होगे। तो ऐसा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको रूल को बार बार क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होगी। एज़ यू नो कि आपके जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती है ना किसी भी चीज़ को सीखने में, आप उतना डीपली सीख पाते हो। अगर आप देख भी रहे हो, उस रूल को बोल भी रहे हो और साथ में लिख भी रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा आपके माइंड में। तो आपको इस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम कर लेने हैं। जो बच्चे वीक हैं इंग्लिश में उनको तो पक्का करना है ये, ठीक है। जैसे आपने टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा आपने, कि वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगी, फिर बीन होगा, फिर वर्ब की मेन वर्ब है उसमें ING होगा, पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ पे सिंस यूज़ होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस भी तो करना चाहिए ना, और ख़ुद से प्रैक्टिस करो, किसी बुक पे रिलाई होने की बजाय। आपका माइंड ही अथाह समुंदर है, इसकी गहराइयों को जानो, एक बार एक्सप्लोर करो इसको। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर SSC सिंस 2023, ओके, सिंस टाइम इमेमोरियल भी बोल सकते हैं कुछ बच्चे। तो इस तरीके से आपका रामबाण मंत्र यही है ग्रामर में कि जो भी आप रूल पढ़ो, जो डिफ़िकल्ट वोकैब लगे उससे सेंटेंसेस फ्रेम करो, तो वो आपके माइंड में लंबे टाइम के लिए रिटेन्ड रहेगा, ठीक है। तो ग्रामर से रिलेटेड मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी हम वोकैब के सेक्शन को देखते हैं। देखो वोकैब ऐसा सेक्शन है जहाँ पे 100% एक्यूरेसी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कंपैरिजन टू अदर सेक्शंस। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएगी आपकी 100% एक्यूरेसी। वोकैब में इसलिए डिफ़िकल्ट है, एक तो वोकैब की कोई लिमिट नहीं है, ग्रामर की लिमिट है कि इतने ही चैप्टर्स हैं, यहीं से आएगा। कॉम्प्रिहेंशन की भी कहीं ना कहीं लिमिट ही है, जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो कॉम्प्रिहेंड कर लेगा उसको किसी न किसी तरीके से। लेकिन वोकैब की कोई लिमिट नहीं है, और चाहे कोई कितनी भी वोकैब पढ़ ले, क्या पता कि न्यू ईडियम आ जाए। इस बार खुद मेरे इंग्लिश के सेक्शन में 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसमें से 2 न्यू ईडियम्स थी। वो मुझे जैसा भी लगा मैंने तुक्का मार दिया, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ तो उनको अटैम्प्ट तो करना ही था, बट वो रॉन्ग हो गए। बट कोई दिक्कत नहीं, हो गए तो हो गए, अभी उनको सीख लिया आगे के लिए। तो इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वोकैब की भी, ठीक है। और वो कैसे करनी है मैं बताती हूँ आपको। पहली बात तो ये कि अगर आपको बुक से रोट लर्निंग करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि बार बार ये वही वर्ड्स क्रैम करने से ब्लैक बुक से तो हमें नहीं अच्छा लग रहा और वो हेल्प भी नहीं कर रहा है हमारे मार्क्स इंक्रीज़ करने में, तो आप किसी टीचर की हेल्प लो, ओके। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप रानी मैम का जो A to Z बैच है या उनके समुद्र मंथन बैच की भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप प्लीज़ एक बार अपनी लाइफ में ना SSC की तैयारी में वो बैच कर लो। मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी वो कैब में। सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उन्होंने एक एक वर्ड का ये बताया हुआ है कि ये वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, ठीक है। और उनको याद करने की मैम साथ में कुछ ना कुछ फ़नी ट्रिक्स भी बताती रहती हैं। तो अगर आप कोई भी उनका एक बैच, या तो A to Z वोकैब बैच या फिर समुद्र मंथन बैच, इसको कर लोगे ना तो आपकी बेसिक क्या एडवांस भी बहुत सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे आपके माइंड में। अगर आपने एक बार ब्लैक बुक के जितने भी ये SSC के प्रीवियस ईयर वोकैब हैं ये रीड कर लिए हैं, तो आप बिल्कुल रानी मैम का A to Z बैच करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी ज़्यादा वोकैब नहीं पढ़ी है वो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर वोकैब ही पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर वोकैब एक बार आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जो अदर एग्ज़ाम्स हैं
एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स हैं उन सब की तो वोकैब आपको पढ़नी ही है। इसके साथ साथ जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, सीडीएस का, एफकेट का, ईओ एओ का, वो सारे एग्ज़ाम्स की भी वोकैब आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी और नॉलेज को एक तरीके से कि एक चेरी ऑन केक होता है ना, कि केक तो सबने बनाया है बट चेरी तो किसी किसी ने लगाई है, तो वो चेरी जो लगाएगा उसको एडवांटेज हमेशा रहेगी। तो आप अदर एग्ज़ाम्स की भी वोकैब पढ़ोगे तो इट विल गिव यू सो मच कॉन्फिडेंस। और ये सेम लाइन मैं यहाँ भी बोलूँगी, जो वोकैब आपको डिफ़िकल्ट लगे उससे आप सेंटेंसेस फ्रेम करो, फिर वो आपको सीरियसली ईजी लगने लग जाएगी। ठीक है, और जब भी आप मॉक्स लगाते हो ना, आप सेक्शनल मॉक दे रहे हो वोकैब का, या फिर आपने सीजीएल मेंस के लिए भी बहुत सारे टेस्ट देने हैं, उनमें जो भी न्यू वोकैब आए उसको अपनी एक नोटबुक में मेंशन रखो और टाइमली उसकी रिवीजन करो। रिवीजन कितनी होनी चाहिए, तो हर 15 दिन में फोर्टनाइटली आपको रिवीजन कर लेनी चाहिए वोकैब की, क्योंकि देखो रिवीजन ही की है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ये तो अभी जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करते ना, तब तक आपके अंदर कभी वो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आ ही नहीं सकती। जब हम रिवाइज़ करते हैं तो ऐसा लगता है यस हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब बस उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है। तो वोकैब आप रानी मैम से पढ़ो, जिसने ब्लैक बुक कर लिया है वो अदर एग्ज़ाम्स की वोकैब भी करो। बस आप यूट्यूब पे डाल दो ना 2024 सीडीएस वोकैब, वो रानी मैम करवाएं या फिर कोई और टीचर करवाए, आपको अदर एग्ज़ाम्स की कहीं से भी कर लो आप, बस वो आपके पास होनी चाहिए। और ऐसा ही होता है, एक वोकैब जो एक एग्ज़ाम में पूछी गई है अगले साल वो किसी न किसी और एग्ज़ाम में आ जाती है। यही ट्रेंड चल रहा है इतने सालों से, मैं तो जो देख रही हूँ। ठीक है, और आप वोकैब को पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक से उसके सेक्शनल टेस्ट भी अटैम्प्ट करो, और नोटबुक हमेशा रखना ताकि जो न्यू वर्ड्स हैं वो आपकी ऐड ऑन होते रहें। तो वोकैब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं आपको। अभी बात आती है मेन कॉम्प्रीहेंशन की, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सीजीएल के मार्क्स को डिसाइड करने में। देखो कॉम्प्रीहेंशन की सीधी सीधी बात है, जिसकी इंग्लिश की समझ बहुत अच्छी होगी उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसकी इंग्लिश की समझ अभी कम है, आज अक्टूबर में कम है, लेकिन उसके पास भी 3 महीने तो हैं ना अराउंड, तो 3 महीने में अगर कोई अच्छे से डेली का 1-1.5 घंटा रीड करेगा ना, तो उसकी समझ बहुत बहुत हद तक डेवलप होगी। ठीक है, वो खुद चेंजेस देख सकता है अपने अंदर। देखो कॉम्प्रीहेंशन में हमें क्या करना है कि 3 चीज़ों पे मेनली हमारा फोकस रहेगा, जंबल सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट और पैसेज। जंबल सेंटेंसेस आपको पता है कि बिना प्रैक्टिस के कभी एक्यूरेसी इनमें आ ही नहीं सकती, तो प्रैक्टिस तो मस्ट है। लेकिन जिन्होंने जंबल सेंटेंसेस को अच्छे से सीखा नहीं हुआ, कि हमें नहीं पता मैम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होता है, कंक्लूडिंग क्या होता है, एक फ्लो, एक रिदम में कैसे, एक स्टोरी की वे में कैसे निकालना होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप नियॉन क्लासेस पे जो मैम ने पढ़ाया हुआ है जंबल सेंटेंसेस का, जो बेसिक पढ़ाया हुआ है उसको रेफ़र करो एक बार। उनकी सिर्फ कुछ 6-7 वीडियो हैं, आप सिर्फ वही देखना। ओके, उनको देखने के बाद आप पिनैकल उठाओ या कोई भी प्रीवियस ईयर के जंबल सेंटेंसेस करो, कुछ 50-60 जंबल सेंटेंसेस आप खुद अनजंबल करो, उनको फ्रेम करो। और अगर आपको लगता है कि वो क्लासेस इनफ हैं आपके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बस आप फिर ज़्यादा वीडियोस मत देखना जंबल सेंटेंसेस की। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप रानी मैम की वीडियोस भी देख सकते हो जंबल सेंटेंसेस के लिए। उन्होंने सीडीएस के भी पीक्यूआरएस करवाए हुए हैं और सीजीएल के लिए भी वो प्रैक्टिस करवाते ही हैं। तो आप रानी मैम और नियॉन क्लासेस, इन 2 सोर्सेज को फॉलो करना जंबल के लिए। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पिनैकल और किरण दोनों में ही आपको प्रीवियस ईयर के पीक्यूआरएस मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको एक डेटा दूँ कि कितने आपको जंबल सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने चाहिए, तो आई थिंक पर वीक आपको 50 to 60 तो ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, देखो जब हम डेली सोचते हैं ना कि हम आज डेली 10 जंबल भी कर लेंगे, एक पैसेज भी कर लेंगे, क्लोज टेस्ट भी कर लेंगे, तो इतना सब करने के चक्कर में फिर हम कुछ नहीं करते। तो आप कोई भी एक दिन फिक्स कर लो कि मैं उस दिन 50-60 जंबल सेंटेंसेस एक साथ ही फ्रेम करूँगा, उनकी प्रैक्टिस करूँगा, और वही आपको हेल्प भी करेंगे। और ये आपको कैसे प्रैक्टिस करने हैं, पहले आप 10 क्वेश्चंस लगाना। 10 क्वेश्चंस लगाने के बाद उनको एनालाइज करना, आपके कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं। जो इनकरेक्ट हुए हैं ना, उनको आप देखो क्यों इनकरेक्ट हुए हैं, उसको सीखो।
और फिर वहाँ से जो सीखा उसको अगले 10 क्वेश्चंस में अप्लाई करना। ऐसे ही 10-10 के सेट आपको लगाने हैं, 50-60 आप क्वेश्चंस लगाना पर वीक टिल योर सीजीएल मेंस, ठीक है। और एक चीज़ और, आपने इतना सब पढ़ लिया, जंबल्ड के बारे में प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन फिर भी जब आप पेपर में अटैम्प्ट करते हो ना, तो कई बार हमें क्या लगता है, हाँ हाँ ठीक है बस हो गया ये, इसी का इसके साथ यही आएगा। हम एक दो रूल को देख लेते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो ठीक है वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। लेकिन 100% श्योरिटी के लिए ना मैं आपको बोलूँगी कि आप पेपर में जब आपको लग गया कि बी ऑप्शन है इस जंबल्ड का, तो उसको मार्क फिर रिव्यू करो हमेशा। उसको ग्रीन लाइट तभी देना जब आप उसमें बिल्कुल 100% श्योर हो, ठीक है। ग्रीन लाइट हुआ वाला क्वेश्चन आपका कभी रेड नहीं होना चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में, ठीक है। आपकी तरफ से ऐसा होना चाहिए कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इसका आंसर यही है। और ये श्योरिटी लेने के लिए ना जंबल्ड में हमेशा चारों ऑप्शंस को अरेंज करके देखना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं आपको कहना चाहती थी कि चारों ऑप्शंस को अरेंज करके देखो अगर आपके पास पेपर में इनफ टाइम है तो, और जो कि होता है सीजीएल मेंस के सेकंड सेक्शन में इनफ टाइम होता है। इतने टाइम की शॉर्टेज सिर्फ हमें मैथ्स रीजनिंग में आती है, इधर नहीं है। तो चारों ऑप्शंस को अरेंज करने के बाद ही जब आपके दिल से आवाज़ आ जाए ना कि यही है बस इसका आंसर, तब आप उसको ग्रीन करना, तभी एक्यूरेसी मेंटेन रह सकती है जंबल्ड में। ओके, देखो क्लोज टेस्ट के लिए कुछ अलग से करने की नीड नहीं होती। क्लोज टेस्ट क्या है, आपकी ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन तीनों की नॉलेज को चेक कर लेता है एक ही जगह पे, ठीक है। कोई क्वेश्चन प्रेपोजिशन का आएगा, कोई क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड आएगा। तो मैंने तो एज सच ऐसे किताब से कभी क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए हुए। अगर आप न्यूज़पेपर को रीड करने की हैबिट में हो तो आई डोंट थिंक सो कि कभी आपको क्लोज टेस्ट में दिक्कत आएगी। लेकिन जिनको आती है वो किरण से या टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो आप ग्रामर और वोकैब की नॉलेज अचीव करोगे ना, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो क्लोज टेस्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपने मन की शांति के लिए करना है तो आई वुड रिकमेंड कि किरण की बुक सही रहेगी, वहाँ से कर लेना आप। और पैसेज में अगेन सेम वही है कि जिसकी रीडिंग अच्छी है उसको पैसेज में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। पैसेज देखो, कभी कोई स्टोरी वाला आता है, कोई हिस्टोरिकल साइंटिफिक फैक्ट पे आता है, तो वो डेटा फैक्ट जैसा पैसेज में होता है वैसा ही वहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन ये होते हैं कि आप इस लाइन से क्या इन्फर करते हो, और इस बार तो एडिक्विटी ने बहुत अच्छी इंग्लिश पूछी है जहाँ पे पैसेज में बच्चों को एक बार में ये समझ ही नहीं आया कि क्या पूछा क्या गया है, और उन्होंने ये पूछ लिया कि इस लाइन में इस वर्ड का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है। तो ये बहुत डीप हो जाता है, लेकिन इस डीप का एक ही इलाज है और वो है ये रीडिंग, ठीक है। रीडिंग ही आपका बेड़ा पार करवाएगी इंग्लिश में, ये आप लिख के ले लो मेरे से। तो पैसेज में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। टाइटल, थीम, टोन, ये आपको स्पेशली अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करोगे, रानी मैम की और शायद निमिषा बंसल मैम की भी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि टाइटल का क्या मतलब है, थीम का क्या मतलब है, टोन का क्या मतलब है। एक बार उन वीडियोज़ को देखो, चाहो तो नोट्स भी बना लो, 1-2 पेज के नोट्स में बनेंगे बस। और फिर आप CPO का जो टेस्ट है ना, या फिर CDS के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वहाँ पे जो पैसेज पूछे गए हैं वो पैसेज प्रैक्टिस करो। और जिनको ये है कि हमें टाइम की इतनी शॉर्टेज नहीं है मैम, बस हमें रिगोरस प्रैक्टिस करनी है, तो वो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप कुछ 5-10 CDS के कंप्लीट टेस्ट भी लगाओ। आपकी देखना कॉम्प्रीहेंशन पूरी चेक हो जाएगी, कितने पानी में हो आप। इतना अच्छे लेवल का कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है CDS में। तो अगर टाइटल, थीम, टोन की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है तो CPO के मॉक टेस्ट में वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से कर लेना। और CDS के भी अगर एक एडवांस लेवल पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी है तो CDS के प्रीवियस ईयर पेपर को आप रेफ़र करना, ठीक है, डिफ़िकल्ट कॉम्प्रीहेंशन के लिए। और देखो कभी भी अपने आप से ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैम मैंने तो 1 हफ़्ता रीड कर लिया, 10 दिन रीड कर लिया, मेरी तो परफॉर्मेंस वहीं स्टक हो रखी है, मेरा ज़्यादा स्कोर नहीं आया। कॉम्प्रीहेंशन ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें ना हमें स्कूल में सीखनी चाहिए थी, जो आज हम SSC में एक जॉब लेने के लिए सीख रहे हैं। तो अपने आप को समय दो और थोड़ा सा पेशेंस रखो, तभी आपका कॉम्प्रीहेंशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इम्प्रूव होगा।
तो हमने ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन के बारे में अच्छे से बात कर ली है। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि आपको बैच लेना चाहिए या नहीं, तो आई वुड से अ बिग नो। बैच लेने से आप पैसिव लर्निंग करोगे, जो टीचर बता रहा है बस वो सीख लिया, खुद के एफर्ट्स, खुद के माइंड में बहुत कम चीज़ें जाएंगी। जब आप खुद से न्यूज़पेपर लेके बैठोगे, किताब लेके बैठोगे, टेस्ट लगाओगे, तो आपके जो एफर्ट्स हैं ना, वही आपको हाई स्कोर अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी अब 2-3 महीने में आप कोई बैच लो। बैच में अगर आप 2 घंटे की क्लास लेते हो ना, तो आप मुझसे लिखवा के ले लो। अगर आपने 2 घंटे इंग्लिश को खुद से दे दिए ना, वो आपको, अगर आज आप 50 पे के स्कोर पे हो, तो वो आपको 80 to 90 लेके जा सकता है। लेकिन बैच हो सकता है आपको वहीं की वहीं रख दे, ठीक है। और मॉक्स अगर हम देखें तो मॉक्स, अब देखो डेली डेली मॉक तो देना मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल भी है, क्योंकि आपको सारे ही सेक्शन पे काम करना है, जीएस भी पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ है, इंग्लिश का आपको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 2 दिन पढ़ो और अगले दिन उसका जो भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट करो। और जैसे आप वीकली लाइव टेस्ट भी दोगे, सीजीएल मेंस के मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करोगे, तो वहाँ भी आपकी इंग्लिश का जो सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शन तो वहाँ भी है ना इंग्लिश का, तो वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। और सिर्फ स्पेशली आपको इंग्लिश का करना है तो हर 2 से 3 दिन के बाद आपको करो, वो सही रहेगा। डेली डेली करने में हेक्टिक हो जाएगा। और मॉक्स से हमेशा आपकी वीकनेस चेक होती है, ठीक है। तो आपकी सिर्फ वीकनेस देखो मॉक में क्या है और उस पर काम करो। ऐसे मॉक्स के मार्क्स से कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। और जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो खुद से क्वेश्चन पूछो कि अगर कोई सेंटेंस रीड किया, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्ब यूज़ हुई है, तो यही क्यों यूज़ हुई यहाँ पे, कहीं कहीं पे इट्स यूज़ हुआ है, तो इट्स ही क्यों यूज़ हुआ। जब आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको जवाब मिलने शुरू होंगे, ठीक है। और वही आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। और इंग्लिश को डेली पढ़ना है आपको, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है सीजीएल मेंस में, ठीक है। और जो वीक हैं उनको तो पक्का डेली पढ़ना ही है। और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अपनी बुक्स, प्रिपरेशन, टीचर और अपने समय पे फेथ करो कि आपका सही समय चल रहा है, यही समय है, यही सबसे अच्छा समय है। ये जो आपको 3 महीने मिलेंगे, इससे बेटर, इससे बेस्ट टाइम हो ही नहीं सकता सबसे ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए। आप देखोगे कि शायद आपने पूरे पिछले 1 साल में भी इतना ही पढ़ा होगा और आप इन 3 महीनों में भी इतना ही पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, तो प्रेशर से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकलती है। तो आई थिंक और आई होप कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको हेल्प करेंगी, पर हेल्प तभी करेंगी तब आप उनको फॉलो करोगे, और फॉलो ब्लाइंडली करोगे। अब आप इनमें 1000 सवाल पूछोगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपका मन मानता है तो आप वैसा करो, ठीक है। लेकिन मैंने बोल तो दिया, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, नो इशू। और आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, लेकिन अगर अब भी कुछ रिमेनिंग है इंग्लिश की स्ट्रेटजी में, तो यू कैन ड्रॉप डाउन योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड ट्राई टू आंसर टू ऑल ऑफ यू। तो हैव फन एंड हैव फन विद योर स्टडीज़, ठीक है। खुश रह के पढ़ाई करो। थैंक यू।